वंदे भारत की शान। सरकार ने किसानों को दिया दिवाली का तोहफा। रबी की फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य में 2 से 9% तक बढ़ोतरी को कैबिनेट की मंजूरी। मसूर, सरसों, गेहूं समेत 6 रबी फसलों की बढ़ाई गई एमएसपी। पूसा स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में एग्री स्टार्टअप कॉन्क्लेव का हुआ समापन। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एग्री स्टार्टअप को बढ़ाने के लिए 500 करोड़ रुपए का एक्सेलरेटेड प्रोग्राम शुरू करने का किया ऐलान। और पंजाब के संगरूर में शुरू हुआ पराली से कंप्रेस्ड बायोगैस और खाद बनाने वाला एशिया का सबसे बड़ा संयंत्र। संयंत्र से हर रोज तैयार होगा 33 टन कंप्रेस्ड बायोगैस और 8000 लोगों को मिलेगा रोजगार। नमस्कार, मैं हूं चेतना त्यागी। हमेशा की तरह आज एक बार फिर हाजिर हूं आपका पसंदीदा शो मंडी.com लेकर। मंडी.com में आप किसान भाइयों के लिए जरूरी खबरों के साथ साथ खेती के सिकंदर में शानदार कहानी के अलावा बीते हफ्ते जरूरी सामानों के भाव भी हम आपको बताएंगे और साथ ही होगी किसानों के काम की NCDX पाठशाला। सबसे पहले देख लेते हैं कि बीते सप्ताह जरूरी कमोडिटीज के भाव क्या रहे हैं। और अब एक नजर बीते सप्ताह खेती किसानी की बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने साल 2023-24 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। देश में दलहन एवं तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य में मसूर के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल और सरसों में 400 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की है। इसके अलावा जौ में 100 रुपए, चना में 105 रुपए, गेहूं में 110 रुपए और कुसुम में 209 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। कृषि स्टार्टअप्स के लिए बड़ी नीतिगत पहल करते हुए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पीएम किसान सम्मान सम्मेलन के अंतिम दिन कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। राजधानी दिल्ली स्थित पूसा मेला ग्राउंड में आयोजित एग्री स्टार्टअप्स कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि कृषि स्टार्टअप्स पारिस्थितिकी तंत्र के समग्र मार्गदर्शन के लिए उच्च स्तरीय संचालन समिति गठित की जाएगी। एग्री स्टार्टअप्स के सफल पहलुओं को आगे बढ़ाने के लिए 500 करोड़ रुपए का एक्सेलरेटर प्रोग्राम शुरू किया जाएगा, जिसमें बाजार की जरूरतों को पूरा करने के लिए ई-नैम और नेफेड जैसी संस्थाओं के साथ मिलकर एक मार्केटिंग लिंकेज बनाया जाएगा। पंजाब के संगरूर में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पराली से कंप्रेस्ड बायोगैस और खाद बनाने वाले एशिया के सबसे बड़े संयंत्र का उद्घाटन किया। ये संयंत्र सीबीजी आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए भारत के मास्टर प्लान की शुरुआत है। इस संयंत्र को जर्मनी स्थित वर्बियो एजी की भारतीय सहायक कंपनी ने 220 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया है। ये संयंत्र हर साल 1.5 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कम करने के उद्देश्य से बायोगैस और खाद का उत्पादन करने के लिए फसल अवशेषों यानी पराली को रिसाइकिल करेगा। इससे जुड़ी परियोजनाओं से लगभग 1200 करोड़ रुपए के निजी निवेश होने की उम्मीद है और 8000 कुशल तथा अकुशल लोगों को रोजगार मिलेगा। पराली प्रदूषण से निजात पाने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा में माइक्रोबायोलॉजी विभाग के वैज्ञानिकों ने बायोडिकम्पोजर तैयार किया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने धान की पराली के तेजी से अपघटन के लिए कवक प्रजातियों का एक माइक्रोबियल कंसोर्शियम पूजा डिकम्पोजर विकसित किया है। इस कंसोर्शियम के उपयोग से खेत में ही धान की पराली सड़ाने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। साल 2021 में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में लगभग 5,70,000 हेक्टेयर क्षेत्र में
अपघटक का उपयोग किया गया था। सैटेलाइट इमेजिंग और निगरानी साधनों के जरिए देखा गया कि जहां डिकम्पोजर का उपयोग किया गया था वहां 92% क्षेत्र में पराली को नहीं जलाया गया। यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खेती के सिकंदर में आज आपको लेकर जाएंगे एक ऐसी जगह जहाँ के किसानों ने एफपीओ बनाकर न सिर्फ उम्दा खेती की है बल्कि अपने फसलों की मार्केटिंग भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। जानेंगे क्या है किसानों का हाल, हम पहुंचेंगे आपके गांव, मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान, जब लगेगी चौपाल। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मंडी.com में और अब वक्त है हमारी खास पेशकश खेती के सिकंदर का। आज खेती के सिकंदर में हम आपको लेकर चलते हैं राजस्थान के बीकानेर जिले में, जहां एक किसान उत्पादक संगठन अपने मार्केटिंग कौशल के बदौलत सफलता की नई लकीर खींचने की कोशिश कर रहा है। देखिए मंडी.com की ये खास रिपोर्ट। भुजिया और रसगुल्लों के लिए अपनी पहचान रखने वाला बीकानेर रेतीले टीलों के साथ तेज गर्मी और पानी की कमी के लिए भी मशहूर है। इस इलाके में सूखे की मार झेलने वाले ज्यादातर किसान मूंगफली, बाजरा और ग्वार की खेती करते हैं। इलाके में किसी साल जमकर बारिश हो जाती है तो किसी साल बिल्कुल नहीं। इसलिए यहाँ की खेती दूसरी जगहों के मुकाबले थोड़ी मुश्किल है। तो कभी बरसात कम होती है, वो एक समस्या हो गई, जल जाते हैं। जिस बार जो बरसात ज्यादा हुई बाद में एकदम गर्मी पड़ने से सारी फसलें नष्ट हो गई है। गर्मी ज़्यादा पड़ी नहीं, 3 महीने बराबर बरसात होती रही, उसके बाद में गर्मी पड़ी, गर्मी पड़ने से फसलें वो काल पड़ गया, जमाना हो के उनके नाते काल हो गए। ये तो ऊपर वाले की मेहर होती है। जैसे मूंगफली है, पहले वो हल में चलाते थे, 8 किलो 9 किलो डालते थे और 10 कुंटल बैठती थी, और अब वही बात है 60-60 किलो डालते हैं। वो गलत काम ही है, लेकिन दुकान वाले कहते हैं आप ऐसा 60 किलो डालोगे तो फसल आपको ज़्यादा बैठेगी, जमीन ढकी रहेगी। मरुभूमि के किसानों की समस्याओं का समाधान करने और उनकी आय बढ़ाने के लिए बीकानेर किसान एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी की नींव रखी गई। कंपनी अपने सदस्य किसानों और कृषि क्षेत्र से जुड़े गैर सरकारी एवं सरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम कर रही है। कंपनी का उद्देश्य है किसानों को पारंपरिक खेती के साथ साथ जैविक खेती, औषधीय खेती और बागवानी के साथ जोड़ना और उनकी आय में बढ़ोतरी करना। अभी हम नवाड़ी के साथ में काम कर रहे हैं। इसके अलावा हम किसानों के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनके साथ कर रहे हैं। गवर्नमेंट की, नॉन गवर्नमेंट की जो एजेंसियां हैं उनके साथ में काम कर रहे हैं। जैसे एग्रीमेट कंपनी नाम है, वो मार्केटिंग के लिए हमारे को सहयोग कर रही है। किसानों को छोटा लोन भी प्रोवाइड करवा रही है। इसके अलावा भी कई संस्थाएँ जो हमारे साथ वो है, फाइनेंस में भी हमारे को कई संस्थाएँ सपोर्ट कर रही हैं। समृद्धि हमारे साथ में टाई अप है हमारा। उसके अलावा भी बैंकों से भी हमारे काफ़ी हद तक सपोर्ट मिल रहा है।
और किसानों के लिए जो है वो जो सस्ती दवाइयाँ उपलब्ध होती हैं, अच्छी क्वालिटी की होती हैं, वो कंपनियों से हम करते हैं। UPL और आदि कंपनियाँ हैं, उनसे हम टाई अप करते हैं और वो सस्ती दरों पे उनको परचेज करके और किसानों को देते हैं हम। कोरोना महामारी के कारण इसके विस्तार का काम धीमा पड़ गया, फिर भी फिलहाल इस संगठन से 305 किसान जुड़े हुए हैं। साथ ही नए सदस्यों को जोड़ा जा रहा है। FPO से जुड़े किसानों की समस्याओं का समाधान करने के साथ उन्हें कृषि से जुड़ी नई जानकारियां भी दी जाती हैं। FPO खुला 2016 में, ये नाबार्ड की सहायता से खोला गया। नाबार्ड के डायरेक्शन हमें मिले, उसके बाद हमने इसको खोला और फिर धीरे धीरे इसको हमने आगे पहुंचाया। इसको कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड किया हुआ है और इसमें अभी 305 किसान वो मेंबर हैं और डायरेक्टर हैं वो भी किसान हैं। इसको संख्या को हम बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे और किसानों के बीच में जाते हैं, FPO के बारे में बताते हैं, इसका उद्देश्य बताते हैं। स्थापना के कुछ ही समय बाद कंपनी को खाद बीज के कारोबार का लाइसेंस मिल गया, जिसके बाद बीकानेर एग्रो किसान प्रोड्यूसर कंपनी ने अपनी दुकान खोल ली और सदस्यों को खाद, बीज और कीटनाशकों की आपूर्ति करने लगा। कंपनी का खाद और कीटनाशकों का कारोबार तेजी से बढ़ा। जब शुरू में हमने ये 2016 में खोली थी, उस समय नाबार्ड की सहायता से खोली थी और हमें बहुत ज़्यादा इसमें जानकारी नहीं थी। उस समय इंडिया में ये आ ही रही थी, FPO आ ही रहे थे। फिर लगातार जो ट्रेनिंग्स हुई नाबार्ड की सहायता से हुई और उसके बाद में धीरे धीरे इसके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। फिर हमने इसको जैमल सर में इसका इनपुट की यूनिट खोली, वहाँ ये चल नहीं पाई। फिर इसको बाद में हमने इसको बीकानेर शिफ्ट किया, वहाँ इसकी इनपुट यूनिट खोली और कोरोना आ गया। फिर कोरोना में बंद रहा ये काफ़ी टाइम तक, किसानों का मूवमेंट भी सिटी की तरफ नहीं हुआ। फिर हमने लगातार इसमें किसानों से संपर्क किया और बताया कि हम कैसे किसानों को सस्ती दर पर उपलब्ध कराते हैं। उसके अलावा बिल पे देते हैं हम आपको जो माल उपलब्ध कराएंगे, जो इनपुट देंगे वो ओरिजिनल होगा, बिल हम साथ में देते हैं। फिर धीरे धीरे किसान उसमें आए, धीरे धीरे 2-3 साल में अब जो आउटपुट है वो इनपुट है वो भी बिक रहा है और आउटपुट भी आ रहा है और टर्नओवर भी इसका बढ़ रहा है। इनपुट के कारोबार में व्यवस्थित होने के बाद बीकानेर एग्रो किसान प्रोड्यूसर कंपनी ने बीज उत्पादन के क्षेत्र में उतरने का फैसला किया। हालांकि पहले भी कंपनी बीज का कारोबार करती रही है, जिसके तहत थोक व्यापारियों से बीज खरीदकर किसानों को आपूर्ति की जाती है, लेकिन गुणवत्ता की समस्याओं को देखते हुए अब कंपनी अपने सदस्यों से ही बीज उत्पादन कराने की योजना बना रही है। मैंने 2-3 साल में ये महसूस किया कि बीकानेर में जो किसानों को बीज मिल रहा है वो प्रॉपर और सही तरीके से नहीं मिल रहा है। जो बिल, दूसरी प्रॉब्लम ये है कि किसान बिल पे भी नहीं खरीदता है, कच्चे बिल पे खरीद के ले आता है। तो इसमें थोड़ा सा अगर किसानों को सपोर्ट करें और इनको प्रॉपर सीड मिल जाए तो प्रोडक्शन नेचुरल है कि बढ़ेगा। इसमें हम चाह रहे हैं कि FPO भी इसमें बढ़ेगा। और मैं चूँकि खुद ब्रीडिंग से हूँ और मैंने खुद का एक्सपीरियंस है, PhD की मैंने, तो हमारा नेक्स्ट जो टारगेट है वो किसानों को प्रॉपर सीड अवेलेबल कराना, चाहे वो रिसर्च के थ्रू माध्यम से हो, चाहे मल्टीप्लिकेशन बारे में हो, चाहे वो किसी भी तरीके से जो हो, ताकि सीड प्रॉपर मिल जाए। सीड प्रॉपर मिलेगा तो बट नेचुरल है कि डिजीज़ भी कम होंगी, प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा और उसको प्रॉपर चीज़ मिलेगी। बीकानेर किसान एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी के ज्यादातर सदस्य छोटे किसान हैं, जिनके जोत काफी कम है। इसलिए इनकी एक बड़ी समस्या खेती के आधुनिक तौर तरीकों का इस्तेमाल करना भी है। छोटे किसान अपनी मशीनें नहीं खरीद सकते, ऐसे में वो पारंपरिक तरीकों से ही खेती करने पर मजबूर हैं। अब कंपनी ने ट्रैक्टर समेत कई आधुनिक मशीनें खरीदने की योजना बनाई है, जिसे वो अपने सदस्यों को बाजार भाव से कम दर पर मुहैया कराएगी। जो किसानों को इक्विपमेंट चाहिए उसके लिए कस्टम हायरिंग एक अच्छा समाधान है। इसमें हम आगे जाना चाह रहे हैं और जाएंगे हम इसमें, हमने प्लानिंग की है ताकि किसानों को इक्विपमेंट मिल जाए और टाइम से और समय पे मिल जाए उनको और सस्ती दर पे मिल जाए। इसके अलावा हम किसानों को सपोर्ट देना चाह रहे हैं विशेषकर ग्रेडिंग में, कि किसान का जो माल आता है वो मंडी में पहुंचता है, चाहे वो कोई कंपनी करती है, चाहे एनसीडेक्स पे ले जाते हैं, तो ग्रेडिंग अगर होती है तो उसको जो कीमत है वो अच्छी मिलेगी, ये तय है। क्योंकि अभी जो ग्रेडिंग होकर आ रही है वो किसान अपने खेत से करके लाता है, उसमें जब वो मंडी में डालता है तो जो आड़ती है वो पहले तो ग्रेडिंग के नाम से ही उससे कुछ पैसे काट लेता है उसकी, और वास्तव में उसको वो रेट नहीं मिलता है सिर्फ ग्रेडिंग के कारण। तो ग्रेडिंग अगर होगी तो वो मंडी में भी अच्छा बिकेगा, उसके बाद में एनसीडेक्स पे या इनाम पे भी लगाएंगे तो वहाँ पे भी उसका रेट मिलेगा। बीकानेर में सामान्य से कम बारिश होने के कारण किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। इसका
ग्राउंड वाटर से सिंचाई करने वाले किसानों के अलावा दूसरे किसानों के उत्पादन पर सीधा असर पड़ता है। उधर कृषि मंडियों में उपज बेचने के दौरान किसानों पर बिचौलिए हावी रहते हैं। मंडियों में बिचौलिए माल बेचने वाले किसानों से कम दाम में उपज खरीदकर अधिक कीमत पर बेच देते हैं। मुख्यतः 3-4 हमारे यहाँ के एरिया की समस्या है कि हमारे एक तो सारा जो फसलें हैं वो प्रकृति पर डिपेंड है, और जो अभी हमारे यहाँ नलकूप वगैरह है उसमें थोड़ा पानी भारी है, और भारी पानी होने की वजह से क्या है कि फसलें कम बैठती है, नमक की मात्रा भी ज़्यादा है, पानी का कॉम्बिनेशन नहीं है ज़मीन के साथ में, तो उसकी वजह से किसान बहुत ज़्यादा क्या है दुखी है। बीकानेर मंडी की बात करूँ तो वहाँ पे देखिए ज़्यादा हम किसानों को भाव भी नहीं मिल पाते। आजकल क्या है कि सब जितने भी बड़े फर्म हैं उनके छोटे छोटे मुनीम रख रखे हैं, बोलियों के अंदर 5-5 आदमी आते हैं, किसान बेचारा बैठा रहता है, 2 फ़ोन पे बात कर रहे हैं, एक है जो बोली लगा रहे हैं। वो सबसे ज़्यादा विडम्बना है, दुख प्रकट होता है वहाँ पे। किसान खून पसीना एक करके अनाज तो उपजा लेते थे, लेकिन अक्सर बाजार में उनकी उपज का वाजिब दाम नहीं मिल पाता था, जिससे उन्हें भारी नुकसान होता था। लेकिन बीकानेर किसान एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी के अस्तित्व में आने के बाद सदस्य किसानों की आमदनी बढ़ाने की कोशिशें अब रंग लाने लगी हैं। कंपनी से जुड़े किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए अब बिचौलियों के भरोसे नहीं रहना पड़ता। किसान खुद अपनी फसल की मार्केटिंग करते हैं। किसानों को मार्केटिंग के लिए जो बाजार उपलब्ध कराते हैं वो हम हर तरह से कोशिश करते हैं कि मंडी में भी उनका अच्छा रेट मिल जाए, मंडी में नहीं मिलता है तो ऑनलाइन मिल जाए, इनाम पे मिल जाए, एनसीडेक्स पे मिल जाए। और पहले एनसीडेक्स के प्रति किसान थोड़ा ज़्यादा अवेयर नहीं था, लेकिन पिछले साल एक स्कीम आई थी वादा उसकी पुट ऑप्शन की, उसमें जो एनसीडेक्स की तरफ से ये था कि उस समय सरसों का भाव 4,500 से कम का था, और एनसीडेक्स ने ये किसानों को वो किया था कि अगर एफपीओ के थ्रू अगर आप आते हो तो हम 5,000 पे सिक्योर करते हैं कि आपको 5,000 का मूल्य मिलेगा, और अगर उससे ऊपर रहता है तो आप फ्री हो, आप मंडी में कहीं भी बेच सकते हो। उस साल किसानों ने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया था और काफ़ी लोगों ने इस पर आए थे और बाकायदा इन्वॉल्व हुए, और काफ़ी किसानों ने इसमें होने के बाद भी, और फिर बाद में रेट हालांकि ऊपर हो गया था तो वो किसानों ने मंडियों में बेच दिया। वो हमने उसमें चने में और सरसों में 90 टन का बुकिंग कराई थी, और किसान जो हमारे आए थे उसके हिसाब से हमने 90 टन की बुकिंग कराई थी। उसके बाद में चूँकि रेट ज़्यादा हो गया था तो किसान ने मंडियों में बेच दिया, रेट भी काफ़ी ज़्यादा चला गया था। लेकिन अभी भी किसान लगातार आते हैं, पूछते हैं कि साहब वो स्कीम दोबारा आई कि नहीं, क्या है उसमें, कोई नया कुछ आया है कि नहीं। अगर ये स्कीम चलती है तो किसानों को बहुत बेनिफिट होता है। उपज की मार्केटिंग स्थानीय किसानों के लिए एक बड़ी समस्या है। हालांकि पिछले कुछ सालों से किसानों की हालत बेहतर बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, जिसका असर दिखने भी लगा है। लेकिन जरूरत है ऐसे प्रयासों को जारी रखने की और उनकी राह में आने वाली मुश्किलों को दूर करने की। राजस्थान के बीकानेर से मंडी.com के लिए अनिल वत्स के साथ किशन भारद्वाज। यहाँ वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एनसीडीएक्स पाठशाला में बताएंगे उपज की गुणवत्ता जांचने के लिए आजकल मंडियों में किस प्रोसेस का इस्तेमाल किया जा रहा है और उसके क्या हैं फायदे। तो कहीं मत जाइएगा, हम तुरंत हाजिर होते हैं। आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है मंडी.com में। वक्त है एनसीडीएक्स पाठशाला का।
किसानों को सुविधा और उनकी कृषि उपज की गुणवत्ता की जांच के लिए अब जगह जगह सरकार द्वारा आधुनिक अनाज परीक्षण मशीन लगवाई जा रही हैं, जिसे अनाज असेइंग मशीन भी कहते हैं। क्या होता है अनाज असेइंग मशीन और इसके क्या है फायदे, देखिए हमारे आज के NCDX पाठशाला में। किसी भी वेयर हाउस में जब आप अपनी कमोडिटी लेके आते हैं तो सबसे पहले आपको उसके असेइंग से आपकी कमोडिटी को गुजरना होता है। वेयर हाउस के गेट पर ये असेइंग लैब होता है। हम आपको आज दिखाएंगे यहाँ कोटा में हम खड़े हैं स्टार एग्री के एक वेयर हाउस के लैब में, जहाँ की पूरा जो असेइंग प्रोसेस है वो किस तरह से होता है, असेइंग का मतलब क्या होता है, ये हम आपको आज बताएंगे। सबसे पहले आपकी शुरुआत हम करते हैं यहाँ असेइंग में, जहाँ से ग्रेन्स की यानी अनाज जो भी होते हैं, चाहे वो गेहूं हो, सोयाबीन हो, चना हो और इस तरह के जो भी ग्रेन्स होते हैं उनकी असेइंग जहाँ से शुरू होती है। यहाँ क्या कर रहे हैं आप, ये जो असेइंग करते हैं किस तरह से प्रोसेस करते हैं, जरा समझाइए हमारे दर्शकों को। सबसे पहले अपन इसमें ट्रे में सैंपल को मिला लेते हैं अच्छे से, फिर उसमें से अच्छे से मिलाने के बाद में 100 ग्राम उसमें सैंपल लेते हैं और उसके 100 ग्राम में से उसको अपन इसमें छान लेते हैं। छानने के बाद में जो भी रिफ्लेक्शन निकलते हैं जो उसको अपन इसमें रिफ्लेक्शन में इसमें FM निकलता है, FM और स्प्लिट है, स्प्लिट और डैमेज है। FM मतलब आप फॉरेन मटेरियल की बात कर रहे हैं, स्प्लिट मतलब जो टूटे हुए दाने होते हैं वो, और उसके अलावा जो डैमेज है वो जो अपने जो काले हुए मतलब जो जो खराब क्वालिटी वाले होते हैं, और विल्ड जो होते हैं जो उनको कीड़ा लग जाता है, अपने आप पे कीड़ा खा जाता है, वो कीड़े खाए हुए हो जाते हैं वो है। अभी इनका इसके निकालने के बाद में अपन इनका सबका वेट कर लेते हैं। वेट करने के बाद में जो भी रिफ्लेक्शन होते हैं उनको सब फॉर्मेट में नोट कर लेते हैं। नोट करने के बाद में जो भी ये अपने लैब केमिस्ट के पास में चले जाते हैं, वहाँ से लैब रिपोर्ट जनरेट होती है और इसमें और जो है इसमें अपन मॉइस्चर अपने इसमें मॉइस्चर लेते हैं, मॉइस्चर के लिए अपने मॉइस्चर मीटर में यानी 100 ग्राम कंटेंट में जो भी आता है वो परसेंटेज के तौर पे आप वहाँ दर्ज कर देते हैं। परसेंटेज के उसमें दर्ज करते हैं और फिर हमारे जो लैब केमिस्ट होते हैं उनके पास में चला जाता है, वहाँ से जो भी लैब रिपोर्ट होती है वो जनरेट हो जाती है। यानी ये वो जगह है जहाँ से ग्रेन्स जो अनाज के दाने हैं उनकी असेइंग की जाती है। अब हम आपको वो जगह दिखाते हैं जहाँ जो तिलहन होते हैं, जो तेल के जो बीज होते हैं, ऑयल सीड्स, उनकी असेइंग की जाती है। कैसे ये असेइंग की जाती है ये आपको हम बताते हैं। ये सरसों के दाने हम देख रहे हैं जहाँ से कि सरसों का तेल निकलता है, इसलिए इसकी असेइंग यहाँ ऑयल सीड की जगह करते हैं। किस तरह से ये पूरी असेइंग का प्रोसेस होता है? जी सर, असेइंग में सर हम इसमें से पूरा मिक्स करके सैंपल को इसमें लेते हैं, कुछ सैंपल को। उसके बाद इसमें से FM फॉरेन मैटर को अलग करके और जो क्लीन मैटर रहता है उसे सर 12-12 सेकंड के लिए 2 बार ग्राइंड किया जाता है। उसके बाद सर इसको जो मिक्स ग्राइंड किया हुआ मैटर है उसको सर इसमें मिक्स अच्छी तरह प्लेट में मिक्स करके और सर NIR में सैंपल कप में लेके और उसका मॉइस्चर और ऑयल कंटेंट लिया जाता है। कैसे सैंपल कप कहाँ आप लेते हैं, जरा वो मुझे दिखाइए आप। सैंपल कप इस पर डाल के इसको प्लेट में डाल के इसमें सैंपल कप में लिया जाता है थोड़ा सा, और इसको स्टिक करके फिर हम इसको, ठीक है, ये आपका सैंपल कप हो गया। इसमें डाल के और हम ID इशू करके के साथ इसको से करते हैं। और ये मशीन में आप NIR मशीन है, यानी जो इंफ्रारेड के ज़रिए यहाँ पे इस मशीन में ये देखा जाता है कि ऑयल कंटेंट और मॉइस्चर कितना, तेल निकलेगा, मॉइस्चर कितना है, ये मशीन बताती है। कुल कितना समय लगता है करीब? इसमें 4-5 सेकंड, 5-7 सेकंड। देखिए ये अभी जो हमने सैंपल डाला था वो यहाँ दिख रहा है कि 7.27% मॉइस्चर है इसमें, ये यहाँ दिखाई दे रहा है, और 35% तेल है इसमें, ये भी यहाँ दिखाई दे रहा है। और ये होने के बाद यहाँ बगल में प्रिंटर लगा हुआ है जिससे कि ये प्रिंट आ गया। देखिए 7.27% मॉइस्चर और ऑयल कंटेंट 35% ऐसा यहाँ पे निकल के सामने आ गया। मंडी.com में आज बस इतना ही। अगले सप्ताह मैं फिर आऊंगी किसानों को प्रेरणा देने वाली सफलता की एक और नई कहानी और दूसरी जरूरी खबरें लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। आप देखते रहिए DD किसान। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।
की बात है जन जन की। संघर्ष